Welcome students. Today our topic is carbohydrate part 1 for BSc part 1 students. आज हम कार्बोहाइड्रेट का पहला पार्ट करेंगे यानी बायोकेमिस्ट्री प्रारंभ करने जा रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट का पहला हिस्सा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपने छोटी कक्षाओं में पूर्व की क्लासेस में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है अधिकतर 2:1 होता है, यानी वाटर के समान होता है, H2O के समान। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है HCHO या एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसमें इसका रेशियो 2:1 HO का इसमें भी होता है। कुछ शुगर्स परन लेकिन ये शुगर्स नहीं होती। ऐसे ही C5H10O4 इसमें और C6H12O5 ये शुगर है, लेकिन इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं होता। तो कुछ अपवाद भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल दृष्टि से देखें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड CHO या कीटोन CO होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब एनिमल्स में जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, तो उनमें भी ये एनर्जी का सोर्स होते हैं। और फिर ये डिपेंडेंट होते हैं किस पे? ग्रीन प्लांट्स के ऊपर एनर्जी के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसकी संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये सिंपल शुगर्स होती हैं जिनका की मॉलिक्यूलर वेट का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है CnH2O, फिर ब्रैकेट में N देखिए आप। फिर आप सिंपल शुगर्स का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे अगर कार्बन का नंबर अगर 3 हुआ, 3 कार्बन एटम है, तो उनको बोलेंगे ट्रायोसिस शुगर को। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे आप चित्र में देखते जाइए: ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर 4 कार्बन एटम है तो उसको बोलेंगे टेट्रोसिस, जैसे इरिथ्रोज, इरिथ्रियोलोज, थ्रियोज। अगर 5 कार्बन एटम है तो पेंटोसिस शुगर को बोलेंगे, जैसे राइबोस, डीऑक्सीराइबोज। आपने RNA और DNA में इनका नाम सुना होगा। फिर अरेबिनोस, राइब्यूलोस, जाइलोस, जाइल्यूलोस, लाइजोस। अगर 6 कार्बन एटम होते हैं तो उस शुगर को बोलेंगे हेक्सोसिस। और ये बहुत कॉमन है: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोस। फिर हम आगे इनकी डिटेल करेंगे। हेप्टेज, यानी अगर 6 कार्बन एटम है, 7 है, तो हेप्टेज बोलेंगे। सेडो हेप्ट्यूलोस। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? अगर 2 से ज़्यादा यानी 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स यानी मोनोमर्स साथ होते हैं मॉलिक्यूल्स में, और इनको बांधने वाला क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ये। और कुछ इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स हैं जैसे नंबर 1 डाइसैकेराइड। इनमें डाई मीन्स 2 मोनोमर्स। जैसे एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज, सेलोबायोज। जैसे माल्टोज क्या है? माल्टोज जल अपघटन में ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बनता है। और नेचर में अगर देखें तो फ्रीली नहीं मिलता, लेकिन जैसे अंकुरित दालों में या अपन शराब बनाने के लिए जो जौ, गेहूं आदि भिगोते हैं, वो माल्ट उसमें मिलता है। ठीक है। फिर है लैक्टोज। लैक्टोज दूध में मिलता है। और
और जैसे कि स्तनधारियों के अंदर जो मिल्क होता है उसमें लगभग 5% जो होता है लैक्टोज पाया जाता है। फिर है सुक्रोज। तो रसोई में जो अपन खाते हैं ये कॉमनली चीनी, उस वो सुक्रोज होती है। और गन्ना, चुकंदर, इनसे ये प्राप्त होती है। फ्रूट्स में भी मिलते हैं, फ्रूट्स में, पत्तियों में, फूलों में भी पाई जाती है। और सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। फिर नेक्स्ट है ट्रीहेलोज। तो ट्रीहेलोज जो है ये इंसेक्ट्स के अंदर हीमोलिम्फ, ये मेन शुगर के रूप में होता है। और प्लांट्स में जैसे फफूंद आ जाती है, जैसे ईस्ट में पाया जाता है ये ट्रीहेलोज। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्राइसैकेराइड्स। इनमें 3 मोनोमर्स होते हैं, जैसे डाई में 2 थे तो इसमें 3 मोनोमर्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे रेफिनोज है। फिर टेट्रासैकेराइड्स, इसमें 4 मोनोमर होते हैं, जैसे स्टेकियोज। पेंटासैकेराइड, इसमें 5 मोनोमर होते हैं। फिर पॉलीसैकेराइड्स, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो पॉलीसैकेराइड्स में एक मॉलिक्यूल से मोनोसैकेराइड्स के 9 से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। यानी C6H10O5 और ब्रैकेट लगा के N टाइम्स। और प्रत्येक पॉलीसैकेराइड की रचना को अगर देखते हैं तो मोनोसैकेराइड की जो यूनिट्स हैं उनको बांधने वाली बंद जो लिंकेज है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है प्लांट सेल्स में मिलता है, आपने पढ़ा होगा क्लासेस में। और कॉटन 90% सेल्यूलोज होता है। और आयोडीन के साथ ये कोई रंग नहीं लेता, ठीक है। और साधारण विलयनों में भी घुलनशील नहीं है। अगर मैमल्स में देखते हैं तो सेल्यूलोज का एंजाइम इसको पचाने में काम में नहीं आता है। और एनिमल्स, दूसरे जो रूमिनेंट्स होते हैं वो इसको पचा लेते हैं। फिर स्टार्च, अगर स्टार्च देखते हैं तो कॉमनली सीरियल्स, दाल, आलू, तरकारियाँ, इनमें मिलता है। फिर एक ग्लाइकोजन। तो एनिमल्स के अंदर शरीर में स्टार्च का जो दूसरा पार्ट है, काउंटर पार्ट, ग्लाइकोजन है। और ये स्टोर्ड फूड के रूप में लिवर में और अपने मांसपेशियों में इकट्ठा होके पाया जाता है। जब आवश्यकता होती है, मान लो कोई आदमी बहुत दिनों तक भूखा रहता है, तो ये फिर वापस से रिसाइकल होकर के उसको ग्लूकोज के रूप में एनर्जी दे देता है। तो एक तरीके से एक बहुशाखीय पॉलीसैकेराइड है और डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर वापस से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में टूट करके ब्लड में एनर्जी दे देता है। इन्यूलिन, कुछ पौधों में पौधे की जो जड़ें होती हैं और गांठ होती है ना, ट्यूबर्स कंदों में, ये स्टार्च पाया जाता है, इन्यूलिन बोलते हैं इसको। ये फ्रक्टोज में हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्ञात करने के लिए भी काम में आता है। फिर डेक्स्ट्रिन, यह पदार्थ है जो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से बनता है, ठीक है। तो पचे हुए स्टार्च में एमॉर्फस होते हैं ये। फिर नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन का भी नाम आपने बहुत सुना होगा कि जो अकशेरुकी इन्वर्टिब्रेट्स यानी जो होते हैं उनके अंदर उनका जो कंकाल है, एक्सोस्केलेटन, उसके ऊपर एक लेयर होती है जो काइटिन की बनी हुई होती है। और यह क्या है, एन एसिटिल डी ग्लाइकोसमीन यूनिट्स का बना होता है और 1:4 के रेशियो में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रिन। ये यीस्ट में और बैक्टीरिया में पाए जाने वाला पॉलीसैकेराइड है और केवल ग्लूकोज यूनिट्स के द्वारा ही बना होता है। तो ये हाईली ब्रांच्ड होने के कारण कभी कभी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ग्लाइकोजन से मिलता जुलता लगता है। फिर कुछ और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स भी हैं, जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड,
तो इसमें एमिनो एसिड शुगर्स, यूरेनिक एसिड पाया जाता है। और जैसे एग्जांपल हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड एक विस्कस लसलसा सा पॉलीसैकेराइड है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और ग्लूकोरोनिक एसिड की जो चेन से बना हुआ रहता है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? अपनी ये एनिमल्स की बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं उनको ये भर देता है। एक तरीके से सीमेंट जैसा काम करता है। फिर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये पॉलीसैकेराइड कार्टिलेज में पाया जाता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है हाइल्यूरोनिक एसिड के समान ही होती है। केवल इसमें यह है कि इसमें एसिटाइल ग्लूकोसामीन की जगह पे गैलेक्टोसामीन सल्फेट पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज हेपेरिन। ये एक शक्तिशाली एंटी थ्रोम्बिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। मास्ट सेल्स में मिलता है ये अपनी ह्यूमन बॉडी में। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है ग्लाइको और म्यूको प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या हैं? पॉलीसैकेराइड्स के बने हुए कंपाउंड हैं और विभिन्न टिश्यूज में कैटलिस्ट की तरह पाए जाते हैं, जैसे ओवैल्ब्यूमिन, म्यूसिन, फाइब्रिनोजन और यूरिनरी ग्लाइकोपेप्टाइड्स। फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? तो आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स में ये रचनात्मक अंग बनाते हैं, यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल होते हैं। फिर है इसके अंदर कि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, मतलब एनर्जी फ्यूल इनका जो है ना, सभी एनिमल्स में ईंधन जो है वो इसी से मिलता है, ग्लूकोज मेन वो है। फिर है इसमें कि कुछ एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर कुछ ये विशेष कार्य, स्पेशल फंक्शंस भी करते हैं, जैसे राइबोज जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स है सेल्स में पाया जाता है, गैलेक्टोज सर्टेन लिपिड्स में, और दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज जो जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनको उससे एकदम एनर्जी मिलती है। तो इस प्रकार आज आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1 समाप्त होता है। थैंक्स।